प्रिय बच्चों, मैं DN तिवारी SS पब्लिक स्कूल हलियापुर सुल्तानपुर से कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी पुस्तक का नाम क्षितिज के प्रथम पाठ दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में अर्थात 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम अर्थात उनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन तमाम अभावों से ग्रसित था। उन्होंने केवल BA तक ही शिक्षा प्राप्त की। प्रेमचंद जी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा विभाग में ही नौकरी किए, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी अर्थात सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद वह स्वयं को लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिए और इनका एक ही लक्ष्य केवल रचनाओं को करना था। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, अर्थात आज़ादी के पहले ही प्रेमचंद जी इस धरती को छोड़कर चले गए, जबकि यह असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं और कहानियां हैं वह मानसरोवर के नाम से जानी जाती हैं और इस मानसरोवर में 8 भागों में संकलित हैं, जिसके अंतर्गत इनकी रचनाओं में सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद ने पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें हंस, जागरण और माधुरी ये 3 प्रमुख इनकी पत्रिकाएं हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य
प्रकार का गद्य लेखन भी भारी मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। वो मानते थे कि साहित्य के लेखन से ही और उसके पठन पाठन से ही समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और अपने जीवन को जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने किसानों और मज़दूरों, गरीबों और अमीरों की दयनीय स्थिति को तथा दलितों और शोषितों, निम्न वर्ग के लोगों, समाज में स्त्री की दुर्दशा और देश की आज़ादी का आंदोलन आदि देखा और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। यही उनकी रचनाओं का मूल विषय भी रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत उन्होंने मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को भी अद्भुत आत्मीयता प्रदान की है। बड़ी से बड़ी बात को उन्होंने सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में कहना और व्यक्त करना, यही प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब हम देख चुके हैं और ये सुन चुके कि प्रेमचंद का जीवन और उनकी रचनाएं किस प्रकार से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। इसी के साथ में अब हम दो बैलों की कथा पाठ की आपको विशेषता बता दें कि इस पाठ की विशेषता क्या है। आप भली प्रकार से जानते हैं कि प्रेमचंद जी की जो रचनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से बड़ी ही सरल भाषा में लिखी गई हैं। उसमें सजीवता दिखाई देती है। यदि हम उनकी कथाओं को, उनकी कहानियों को, उनकी रचनाओं को पढ़ने लगें तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि पात्र हमारी आँखों के सामने हैं। इनकी रचनाएं जो होती हैं वो रचनाएं मुहावरों से युक्त हैं। मुहावरों का बीच बीच में प्रेमचंद ने बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है तथा उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रायः संसार के प्रचलित यानी लोक प्रचलित शब्दों का जो है कुशलता से प्रयोग किया है। अब दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक
संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह भी बताया है कि स्वतंत्र सहज और दबाव में कैसे रहा जा सकता है। उनके ये विचार सरल भाषा के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इसी के माध्यम से वह बार बार यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि परोक्ष रूप में यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। यानी हम स्वतंत्र रह के कैसे काम करते हैं, हम गुलाम रहकर कैसे काम करते हैं, स्वतंत्र रहकर के कैसे बैल काम करते थे और किस प्रकार से वह खुश रहा करते थे, और उन्हें जब गुलाम बना दिया गया तो वह किस प्रकार से अपने जीवन को बोझ समझ लेते हैं। इसी पर विशेष रूप से प्रभाव डाला गया है। इसके माध्यम से ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद ने हितोपदेश और पंचतंत्र का भी लोगों को उपदेश दिया है। अब इसमें इस कथा में दो बैलों की जो कथा शुरू की जाती है, इसमें प्रेमचंद ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि सबसे बुद्धिहीन जीव जो है वो गधा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गधा जो होता है वो सीधा होता है, उसके सामने जो भी घास, सूखी घास डाल दो उसी को खा करके वह संतोष धारण कर लेता है। वह ना कभी दुखी दिखता है और ना ही कभी प्रसन्न। बहुत यदि खुश हुआ तो थोड़ा सा वह जो है कुतूहल कर लेता है, थोड़ा सा डींग मार लेता है। इसी के साथ जो है बैल जो होता है वह भी गधे के ही समकक्ष पाया जाता है, समकक्ष ही कहा जाता है। बैल और गधे में केवल अंतर इतना है कि बैल जो है वो क्रोध करके मानव जीवन के रूप में उस भोलेपन और क्रोधापन को व्यक्त करता है, परंतु गधा जो है वो ऋषि मुनियों की श्रेणी में आता है। इसी पर प्रकाश डालते हुए दो बैल, हीरा और मोती किस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद द्वारा इस पाठ में वर्णित किए गए हैं, इसके विषय में हम कल आपको बताएंगे। आज आप सभी प्रिय बच्चों को मुंशी प्रेमचंद का जन्म, उनकी मृत्यु, उनके जन्म का निवास स्थान, उनके क्रियाकलाप
उनकी रचनाओं आदि के विषय में भली प्रकार से जान लेना है, क्योंकि कहा गया है कि स्वतंत्र रहना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। गुलामी, जंजीर में जकड़ना, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा देश पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, मुग़लों के गुलाम था। हम उससे स्वतंत्र हुए। अब स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुलापन, अपने मन के अनुसार कर्म करना, ये स्वतंत्रता कहलाता है। आप किसी कर्म को करना चाहें परंतु दबाववश ना कर पाएँ, यही गुलामी है। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।